चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो को। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा बिहार क्या कभी विश्व गुरु था। और ये फैक्ट है कि हमारा बिहार पूरा एक पहले विश्व गुरु था। पूरे बिहार को अगर पूरे भारत को कंट्रोल करना होता तो वही एकमात्र केंद्र होता। स्टडी से लेकर के हर चीज का, राजनीति से लेकर के, तो पूरे भारत को अगर कहीं से कंट्रोल किया जाता था तो वो बिहार था। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो एक मजदूर वर्ग बनकर रह गया है। वहां से सबसे ज्यादा मजदूर सप्लाई होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिहार हमेशा से ऐसा था या बाद में ऐसा हुआ? अब बाद में ऐसा हुआ तो इसका क्या कारण था? क्या इसमें कुछ हमारे इतिहास का भी योगदान है या सिर्फ हम ही उसके जिम्मेवार हैं? तो चलिए इस चीज को समझते हैं बिना लेट करते हुए। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बिहार था हमारा, वो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था पहले, जैसे तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन लेकिन हुआ क्या था, इस चीज को समझना जरूरी है। तो थोड़ा सा इतिहास में हम नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमारा हिस्ट्री इस मैटर में क्या कहता है। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, जहां पर कम से कम एक बार में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ सकते थे। 1,000 से अधिक वहां पे टीचर्स हुआ करते थे। कई तरह के स्टडी वहां पर हुआ करता था। लेकिन कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। जो सन था 1990, सन था सॉरी 1190 में एक बंदा जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। किसका क्या नाम था इसका? बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम था बख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम ये था। ये बंदा 1190 में थोड़ा बीमार पड़ता है। इसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है, मतलब मरने के समय पे आ जाता है इसका। लेकिन ये इसके जितने भी मतलब डॉक्टर्स थे, ये सब इलाज कर करके थक जाते हैं, लेकिन ये बंदा ठीक नहीं होता है। ये बहुत ही अकड़ू टाइप का है था। घुटनों में बुद्धि, समझदारी बिल्कुल नहीं, लेकिन ताकत इतना ज्यादा कि अत्याचार करने में काफी माहिर होता था ये तो आपने इसका पूरा नाम देख लिया। इस बंदे ने, किसी ने इनको राय दिया कि देखिए, हमने तो पूरी दवाई यहाँ पर करके ठीक देख लिया, कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। क्यों ना आप भारत में जाते हैं। भारत में एक जगह है बिहार, जहां पे नालंदा विश्वविद्यालय में एक मतलब आचार्य, जिनका नाम है आचार्य राहुल श्रीभद्र। ठीक है, उनसे मिलिए, शायद उनकी मदद से आप ठीक हो पाएंगे। काफी दिन अब बोला कि अब कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। अब ये यहाँ पे आता है, इनके पास आता है। अब हमें पता है कि हमारे भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि भाई, आपके सामने एक गुरु खड़े, एक भगवान खड़े हैं, तो पहले आप गुरु की रिस्पेक्ट कीजिए, फिर भगवान को कीजिए। ठीक है, ये बंदा आया, ये इतना अकड़ू टाइप का था, इनके सामने आया। भाई बोला कि मुझे ये इलाज कराना है, लेकिन वहां पर भी ये अकड़ के बात कर रहा है और ये लोग उसको कुछ भाव ही नहीं दे रहे। जैसे आया वही, भाई मरीज है ये कोई दिक्कत है इसको, इनसे मिलिए, बात करते हैं। बस वो नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ होता है। हम किसी को कोई मतलब कोई भी शिक्षक है, किसी को ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, एकदम ये सबको एक समान नजर से देखा जाता है। तो ये आए यहाँ पर, अब वहां पर ये अकड़ के बात कर रहा है। बोलता है क्या कि भाई देखो, मैं इलाज कराने आया हूं, लेकिन तुम काफिर लोग, मैं तुम लोग की दवाई नहीं खाऊंगा। अगर मैं मानूं कब? जब तुम बिना दवाई दिए मुझे ठीक कर दो। तो इन्होंने बड़े आराम से पूछा कि एक बात बताओ, क्या आप कुरान पढ़ते हैं? उन्होंने बोला हाँ, बहुत प्रेम से पढ़ता हूँ, दिन भर पढ़ता हूँ, मतलब जैसा भी हो, मतलब शायद दिन में 5 बार पढ़ते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मतलब कहते हैं कि ना कि मतलब हाँ बिल्कुल पढ़ता हूँ, बड़े इत्मीनान से पढ़ता हूँ, आराम से पढ़ता हूँ। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, पूछा कि भाई तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कुरान कैसे पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि मतलब जैसे पेज पलट के सब पढ़ते हो वैसे पढ़ता हूँ। फिर अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे कल आप आइए, आपसे मैं मिलता हूँ। अब ये क्या किया, अगले दिन पहुंचता है बंदा ये। अब पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, एक कुरान का किताब देते हैं, बोलते हैं कि इसको चुपचाप पढ़ते रहना है, ठीक है? उसके बाद में आप मुझे अपनी हालत बताना। अब ये भाई साहब पढ़ना शुरू किया। पढ़ने मतलब बख्तियार खिलजी पढ़ना शुरू किया। कुछ दिन में एकदम चंगा, एकदम परफेक्ट होकर के घूमने लग गया। अब तो इसके दिमाग सुन गया, अरे साला है, ये देखो, ये बिहार में, भारत में इतनी अच्छी डॉक्टर, इतनी अच्छा एजुकेशन है, वो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? एकदम जलन हो गया। उसके बाद में डेट आया 1193। जिस दिन वो गया, पूरी तैयारी के साथ में गया वहां पर और बोला। और जैसे गए तो भाई बाकी लोग थे स्वागत के लिए खड़े, भाई ये सेनापति है, आ रहे हैं, सब चीज। अब यहाँ पे गए एकदम से, जैसे ना मतलब क्या बोलते हैं, एकदम क्रूरता के साथ में गया एकदम। तो मतलब उसके बाद जो भी था हथियार वो लेके गया, जितने भी मिले, स्टूडेंट्स मिले, टीचर्स मिले, आचार्य मिले, सबको काट डाला एकदम लाइन से, एकदम तहस नहस कर दिया। तहस नहस करने के बाद वहां के लाइब्रेरी, वहां के जितने भी हॉस्टल, सबको तोड़ ताड़ के एकदम
कहानी खत्म कर दिया। कि वो कहते हैं ना कि अगर कहीं पे कब्जा करना है, अगर कहीं किसी जगह को कंट्रोल करना है तो उसका बेस बर्बाद करना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे बिहार का बेस यहीं पे टूट गया। क्या हुआ? नॉलेज एंड एजुकेशन का बेस एकदम खत्म हो गया। और जहां पर नॉलेज एंड एजुकेशन की बेस खत्म हो जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि वहां पे डेवलपमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी, जहां अब वहां से क्या हुआ? शिक्षा खत्म, विद्वान चले गए भाई, जो जो बचे कुचे थे वो चले गए। हालांकि आप बोलोगे सर ये मर गए थे क्या? नहीं, ये बच के निकल गए थे, जैसे तैसे ये निकल गए थे, वहां से बच गए थे। उसके बाद शिक्षा खत्म, विद्वान चले गए, बौद्धिक नेतृत्व वहां से खत्म हो गया, ये तिब्बत की ओर शिफ्ट हो गए। अब ये बंदा अभी भी शांत नहीं बैठा। ये बंदा क्या किया भाई? वहां पे आराम किया कुछ दिनों तक, और उसके बाद में इसने बोला कि भाई अब मैं तिब्बत पे चढ़ाई करूंगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उसका ही एक कमांडो, इस बंदे का, इसका ही एक कमांडो ने उसको रात में हत्या कर दिया, मार डाला। ठीक है, तो यहीं पे इसकी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। मतलब ये है, इतिहास का कुछ हमारे बिहार को बर्बाद करने में ये योगदान रहा, पहला। दूसरा चीज समझते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब हमें पता भी है कि हम मतलब हम संपूर्ण रूप से गुलाम कब हुए थे? 1757 में हम गुलाम हो गए थे। और उसके बाद में 1757 में हमारी गुलामी शुरू होती है। और वहां तक की स्टोरी हम देखेंगे कि हमारे मतलब 1947 तक क्या हुआ था हमारे बिहार में। देखिए, जब ये अंग्रेज सब आए तो यहाँ पर देखा बिहार में कि यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत अधिक थी। मतलब खेती करने की मिट्टी थोड़ी एकदम परफेक्ट था, और सारी चीजें एकदम मतलब कहते हैं ना, कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने की, वही था केंद्र। वहीं से कच्चे माल, कितने सारे फसल सब वहीं पे होते थे। अब इन्होंने देखा भाई वहां पे क्या किया? उद्योग कोई नहीं किया वहां पर। मतलब पहले से तो बुरी स्थिति चली आ रही है। उसके बाद में फिर क्या हुआ भाई कि वहां पर कोई भी एक नया उद्योग नहीं लगाया अंग्रेजों ने। उसके बाद में क्या हुआ? उन्होंने भारी कर लगा दिया वहां पर। अभी भारी कर लगाने का रीजन क्या है? ऐसे नहीं है तुम लोग टैक्स दो, ऐसा नहीं हुआ। इसका भी कुछ लॉजिक है, मैं बताऊंगा आपको अभी। वहां पे जितने भी कच्चे माल है वहां से लेना शुरू कर दिया, और वहां से लेकर के सिर्फ खरीदने चले गए। ना कोई नॉलेज दिया, ना कोई वहां पे उद्योग लगाए, ना कोई कंपनियां लगाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और इस तरह से बिहार की स्थिति में भारी गिरावट आना शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा रीजन बाहरी कर लगाना, और ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है भाई लोग, मैं बताऊं आपको, माय डियर फ्रेंड्स, बोलते हैं ना नेटवर्क, माय डियर फ्रेंड्स, पर वो वाली बात नहीं, यहाँ पे समझो, मैं पढ़ा रहा हूं, नेटवर्किंग नहीं। देखिए 1764 ईस्वी, कब? 1764 की बात है। डेट था 22 अक्टूबर। क्या था डेट? 22 अक्टूबर 1764। डेट 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध हुआ। इस समय क्या हुआ? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध का कारण क्या था, मैं समझाता हूं। ये अंग्रेज आगे बंगाल में, ठीक है, आकर के वहां पर अंधाधुन अपना उद्योग शुरू कर दिया। बिहार में, उड़ीसा में, कई जगहों पर ऐसे बेमतलब का। अब यहां पर एक बंदा था जिसका दिमाग खटक गया, बंगाल के नवाब जिनका नाम था मीर कासिम। ये आए, बोल गए अरे बाप रे रे, तुम लोग मेरे परमिशन के बिना यहाँ पे करेगा? मेरे परमिशन के बिना? अभी बताता हूं तुमको। लेकिन जब जाके देखा, बोलो युद्ध करूंगा। अरे जाके देखा, अरे बाप रे, इनके पास तो इतना सारा सेना है। फिर ये गए किसके पास में? ये मिला इनके पास सुजाउद्दौला, जो अवध के नवाब थे। उसके बाद में ये दूसरी मीटिंग, शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट थे। इन तीनों की मीटिंग हुई। इन तीनों ने एक अपनी सेना इकट्ठा किया, और हाथी, घोड़ा, भल्ला जितना हो सकता है एकदम भयानक अपना सेना तैयार किया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मतलब मैं बताऊं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने एकदम मतलब तैयार हो गए कि भाई आपको यहां से जाना ही पड़ेगा, हम कर वर या कुछ भी बिजनेस नहीं करने देंगे यहाँ पे, हम तुम्हारी चाल समझ रहे हैं। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा, अरे ये सब तो बड़े खतरनाक आदमी है, ऐसा नहीं चलेगा, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो एकदम खूंखार और खतरनाक हो। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बुलाया हेक्टर मुनरो को। किसको बुलाया? हेक्टर मुनरो। ये सेनापति था, कमांडर ये भी था, ठीक है, ये भी सेनापति। इसको बुलाया, और ये बंदा ऐसा खतरनाक। देखिए सेनापति होता कैसा है, उनको कोई दया नहीं, कोई डिसीजन नहीं, एकदम लो साफ कर दो, निपटा दो इनको। तो वैसा बंदा था। तो हेक्टर मुनरो आया, बोला कि अच्छा, और ये एकदम खूंखार आदमी था, एकदम बख्तियार खिलजी का दादाजी था, मतलब समझ लो एकदम मतलब हाई लेवल का। अब ये बंदा आया, देखा पहले सेना को। देखो किसी भी चीज को करने से पहले एनालाइज करना जरूरी होता है। उसने सारा डेटा निकाला, सबको पता किया। उसके बाद में एकदम नए एडवांस टेक्नोलॉजी के बंदूक,
तोफ, ये सारी चीजें लेके आए, एकदम धड़ 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 सबको धड़ एकदम खत्म कर दिया। इन सबको पूरा हाथी वाथी गड़े तेरी तो बम बम सब फेंक करके निपटा दिया। अब भाई इसमें भारतीय शासक जो थे इनका हो जाता है हार। ये लोग हार गए। हार होने के बाद में अब इन सबको गुलाम बना लिया। इसको मिनरों को मतलब ये तो सहयोग में लिया था, इनको गुलाम बना लिया। अब भाई ये गुलाम बना लिया तो भाई कुछ ना कुछ तो बात बढ़ेगी आगे। तो फिर वहां पर एक संधि हुई जिसको बोलते हैं ना इलाहाबाद संधि। सन 1765 में इलाहाबाद संधि होती है वहां पर। और उसके बाद में इनको राजस्व का अधिकार मिल जाता है, कर वसूलने का। कहने का मतलब मेरा क्या है, कर वसूलने का पूर्ण रूप से अधिकार मिल जाता है। कौन कौन सा जगह, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये 3 जगहों को क्या किया, मतलब इनको राजस्व मतलब कर वसूलने का पूरा अधिकार मिल जाता है। अब देखिए हमने अभी तक सीख लिया, हमने अभी तक जान लिया कि भाई बिहार को बर्बाद होने में हिस्ट्री का क्या योगदान रहा, कैसे हिस्ट्री में हमारे बिहार के साथ हुआ। लेकिन अब हम जानते हैं कि भाई वैसे बिहार लोग कभी बर्बाद नहीं हुए क्योंकि वो मानते नहीं है, वो बात अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मेरा काम है, मेरे से कई सारे टीचर्स हैं जिनका काम है बताना, आगे बढ़ते रहना, खुद ही बढ़ना और दूसरों को भी बढ़ाना। तो आप लोग भी आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, अपने इतिहास से सीखिए कि क्या गलती हुई थी, कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है और आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। हम ये नहीं कि हमसे कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उसको खींच के पीछे कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि आप उससे आगे कैसे निकल सकते हो, ना कि आप ये हम क्या करते हैं, हम बिहारी लोग खास तौर पे मैं देखता हूँ, या फिर इंडियन कल्चर का ही बताता हूँ मैं मोस्टली, या फिर जो ज्यादातर मैं मेरे बिहार की बात करता हूँ। अगर आपका पड़ोसी किसी चीज में आगे निकल रहा है तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम आगे निकले, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको भी बर्बाद करना है, उसको भी किसी ना किसी तरीके से फंसा करके उसको नीचे गिरा देना होता है। वो कहते हैं ना कि अगर हमारे बिहार की कल्चर ये है या फिर हमारे भारतीय का, कि अगर हमारे यहाँ लाइट कटता है तो हम दूसरे घर में झांकते हैं कि देखते हैं कि भाई उसके घर में लाइट है कि नहीं है। ये तो समझ में नहीं आता ना कहानी। तो वही वाली बात है। देखिए दूसरों के थाली में देखना बंद कीजिए, आपके थाली में कैसे आएगा ये सोचिए। छीनना नहीं है बल्कि करके दिखाना है कि हम आई कैन डू दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई टॉपिक क्या है कि भाई 1764 में बक्सर युद्ध ने जो तबाह किया हुआ, इसमें हुआ था, जब मैंने बता दिया कि भाई इसमें भारतीय शासक का हार हुआ था। उसके बाद में क्या होता है, एक इलाहाबाद संधि हुई थी। इलाहाबाद संधि कब हुई थी, 1765 में हुआ था। इसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों में राजस्व वसूलने का, आई मीन कर वसूलने का अंग्रेजों को पूर्ण रूप से अधिकार मिल गया। वो अपने मनमानी करने लग गए थे और उसके बाद में कहानी एकदम खतरनाक मोड़ ले लिया। अब होता क्या है वहां से देखिए, उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, बिहार से जितने भी कच्चे माल थे सब ले लिया। जितना लोहा, जो भी खनी मतलब खदान वगैरह था, सबसे लूटे जा रहे, मतलब वो तो लूटने आए ही थे भाई, तो व्यापारी थे, वो तो लूटने ही आए थे। उसके बाद में वहां से कर वसूल किया। वो नहीं देखते थे कि भाई ये आदमी गरीब है, इसको कर टैक्स फ्री मिलना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कितना टैक्स पे टैक्स बढ़े जा रहे हैं, हालांकि नहीं बोलना है मुझे, लेकिन फिर भी चलिए। अब होता क्या है, उसके बाद में वो तो एकदम से कर वसूल किए जा रहे हैं, एकदम कमर तोड़ दिए बड़े बड़े जमींदारों के, अमीर लोगों के। किसान गरीब लोग तो ऐसी कहानी खत्म हो गया था इनकी। अब आता है साल 1770 में, एक भयंकर अकाल आता है, भूखमरी, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो जाती है। भाई अनाज हो नहीं रहा है, खेती हो नहीं रहा है। आपको पता है बिहार के मतलब 80% लोग लगभग खेती पे निर्भर रहते हैं। अब तो थोड़ा सा बाहर और इधर जाने लगे, लेकिन पहले थोड़ी स्थिति और ही ज्यादा बुरी थी। उसके बाद में फिर क्या हुआ, अब अंग्रेजों को बिल्कुल भी जरा भी दया नहीं है और वो टैक्स बढ़ा दिए। बोले भाई देखो, टैक्स नहीं दोगे तो जमीन दो। उन्होंने जमीन छीन दिया, जमीन, और उसके लिए एक नियम ला दिया 1793 में, अस्थाई बंदोबस्त का। उसमें क्या हुआ, उसके तहत ये हुआ कि जमींदार अब भूमिहीन हो गए। मतलब तुम्हारा ही जमीन, तुमको उसमें मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा। अब जमीन तुम्हारा नहीं रहा। काहे नहीं रहा, काहे कि तुम टैक्स नहीं दिए थे। वो उसी में मजदूर बनकर रह गए और वो फिर अपनी ही खेती को देख रहे कि भाई मेरा खेत है, लेकिन फिर भी उसमें एक मजदूर की तरह काम करते रह गए। इस तरह से हुआ कि जितने भी बड़े जमींदार थे, अमीर लोग थे, जो अंग्रेज, अब इनकी गलती भी थी यहाँ पर। ये लोग जो थे ना, ये अमीर लोग जितने थे उस समय की बात करता हूँ, या फिर जितने भी जमींदार लोग थे, ये चापलूसी करते थे अंग्रेजों के। लेकिन वो जानते नहीं थे कि ये अंग्रेज अपने सगे के नहीं हुए थे, तो तुम्हारे क्या होंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया, मतलब अपनी ही जमीन में इनकी पूरी स्थिति खराब हो गई। गरीब लोग तो वैसे ही कहानी खत्म हो गई थी। तो ये अस्थाई बंदोबस्त ने तो पूरी की पूरी कमर तोड़ के रख दिया बिहार की। उसके बाद में फिर अब भाई ये आगे बढ़ता रहा, ऐसे कई स्थितियां खराब होती रही, लेकिन लेकिन हमारे बिहार में इतने सारी चीजें कि अभी भी बहुत कुछ बाकी था।
अब साल आया 1997, जब हम 1947 जब हम आजाद हो गए थे। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। रात का टाइम था, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था, साल सेम था। चलिए अब उसके बाद में बिहार। अब बिहार में देखा जाए तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं था। अभी भी जब देखा गया, पता किया गया, सब सर्वे किया गया कि कौन राज्य में क्या दिक्कतें हैं, कैसी है, क्या बैलेंस्ड है, ये सब कुछ डेटा निकाला गया, पता किया गया, तो हमारा बिहार अभी भी मामले में, कई मामलों में ठीक था। कैसे कैसे ठीक था, मैं समझाता हूँ आपको। वहां पे खदान थी, लोहा उद्योग, कोयला और कई तरह के संसाधन अभी अवेलेबल थे, जिससे बिहार की स्थिति सुधारी जा सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर स्थिति खराब होनी तय ही है ना, तो एक के बाद अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो पैटर्न खराब ही चला जाता है। तो फिर वहां पर क्या हुआ, वहां की सरकार की गलत नीतियां ने बर्बाद कर दी। हुआ क्या था बिहार में, तब से शुरू होती है एक, जिसको बोलते हैं ना राजनीति, जातिवाद राजनीति शुरू होती है। और अब मैं बता दूं आपको, जहां जहां पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप, जहां जहां पर अगर जातिवाद राजनीति किया गया है वो बर्बाद हुआ। अभी यहाँ पे पास में, दूर जाने की तो छोड़ दो, हमारे पास में श्रीलंका में देख लीजिए, वो जातिवाद वहां पे शुरू हुआ और वहां पे कहानी आज भी तबाही मचती है वहां पर। तो सरकार की गलत नीतियां, वहां पर उद्योग खत्म किए हुए थे। दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, गलत रूलिंग करना, गलत पॉलिटिक्स, गलत नियम निकालना गवर्नमेंट को। अच्छा, नए उद्योग जब भी आते हमारे बिहार में, तुमको पता है आज भी कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने जाए तो गवर्नमेंट की तरह तरह के नियम निकाल आते हैं। वहां पे रंगदारी देना तो अलग से पड़ता है भाई, क्या है बताएं। वहां पे नए निवेशक नहीं आए, नए निवेश नहीं हो पाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया। देखिए अभी भी रिसेंटली, अभी हम मैं देखूं, नरेंद्र मोदी जी हमारे बिहार गए थे, तो वहां के लोगों ने उनको क्या दिखाया, खाने की बातें, मतलब कहते हैं ना खाने की क्वालिटी दिखाने लगे। भाई चावल ये है, आटा ये है, गन्ना ये, मतलब इंडस्ट्री का किसी ने बात नहीं किया। वो भी मक्खन लगा के आ जाते हैं कि भाई बिहार के लोगों को राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं। वैसे अरे हमको तुम बकलोल समझ रहे हो, हमें पता है, और हम बन भी गए इस बार, तो कोई बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं आगे की ओर। उसके बाद में फैक्ट्रीज कई सारे बंद हो गए थे उस समय की, आजादी की बात, 1947 की मैं बात करूं तो उस समय कई सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए थे। अरे एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट चाहती तो इन सभी जो फैक्ट्रीज बंद हुए थे उनको स्टार्ट कर सकती थी कि नहीं कर सकती। अभी भी मैं बताता हूं, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बिहार को सुधार सकते हैं, हम स्टेप ले सकते हैं। अभी मैं बताता हूं कि जितने भी फैक्ट्रीज है, चीनी मिल है, स्टील फैक्ट्री है, लोहे की फैक्ट्रीज है, उसको एक बार फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि नया बनाने में बहुत सारे पैसे लगेंगे, बहुत सारे खर्च आएंगे, लेकिन उसके बेस पर अगर स्टार्ट किया जाए तो हो सकता है। मैं कह रहा हूं इतनी बड़ी तोप नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन और एक अच्छी पॉलिसी लानी पड़ेगी, जिसकी वजह से पूरे किसी भी देश या फिर किसी भी राज्य से इन्वेस्टर्स वहां पर जाएं और उनको सेफ लगे कि भाई यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको सिक्योरिटी दिया जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं भाई, हमारा राज चलता है। चलिए फिलहाल तो हम हिस्ट्री पे फोकस करते हैं, तो देख लेते हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ भाई यहाँ पर, अगर उद्योग नहीं तो रोजगार नहीं, अगर रोजगार नहीं तो फिर लोग बाहर जाने लग गए। अब जहां के लोग बाहर जाने लग जाएंगे तो वहां से क्या होगा भाई, टैलेंट बाहर जाएगा, मेहनत बाहर जाएगा, सोर्सेस बाहर जाएंगे, मेन पावर बाहर जाएंगे। वहां के लोग जो होंगे वहां पे जाके कमाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी तो वही करेंगे ना, तुम्हारे अब यहाँ पे थोड़ी ना आएंगे। वहां पे फिर से तुम उनको धमका दोगे, मार दोगे, पीट दोगे और रंगदारी लेना शुरू कर दोगे, अलग से तरह तरह के टैक्स लगा दोगे। तो ये सब बंद हो गया। मतलब ये सारी चीजों की वजह से बाहर के लोग बाहर में रह गए और ऐसे धीरे धीरे शिफ्ट होता चला गया, और इस तरह से हमारा बिहार की स्थिति गड़बड़ होता चला गया, खराब होता चला गया। और अभी अभी आगे देखते हैं। देखिए राजनीतिक पार्टियां की अगर देखिए, अगर किसी भी जातिवाद राजनीति, एक ही सरकार अगर लंबे समय के लिए, समझ रहे हैं आप लोग, लंबे समय के लिए अगर किसी भी राज्य या फिर किसी भी देश में अगर एक ही पार्टी अगर लंबे समय तक रूल करती है तो ये भी ठीक नहीं है। दूसरी, कोई भी पार्टी हो अगर वो पूर्ण रूप से स्ट्रांग है तो भी दिक्कत है, वहां पर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। हमारे बिहार की करंट स्टेटस देखा जाए तो विपक्ष भी कमजोर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो विपक्ष का होना भी कई मैटर में बहुत फायदे करता है। भाई आवाज कौन उठाएगा, अगर रूलिंग गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग होगा तो फिर वहां पे सवाल कौन पूछेगा भाई, वो तो मनमर्जी करेगा ना, फिर सवाल कौन करे, उसका विरोध कौन करेगा, विपक्षी पार्टी करती है ना।
तो ये भी एक तरह से ज़रूरत है। तो बिहार में राजनीतिक स्थिति जो है ना, मैं कहता हूँ आज भी स्थिति बेकार है। अभी भी मैं कहता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी या किसी लीडर के पक्ष में या फिर सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ या विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। ये एजुकेशन चैनल है, तो यहाँ पर एक एजुकेशन बेस पे कह रहा हूँ कि किसी भी जगह की बात कर लूँ, तो अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर जातिवाद करती है और वो लंबे समय तक रूल करती है, तो ये भी उस राज्य के लिए ठीक नहीं माना जाता है। वहां से क्या होता है, मनमर्जी चलता है, जातिवाद, हिंदू हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें चल, जैसा कि आज की करंट सिचुएशन हम देख सकते हैं अपने बिहार की। चलिए आगे देख लेते हैं खेती। हमारे बिहार में फर्टिलाइजेशन की तो बात ही मत कीजिए भाई। अगर खेती किया जाए तो इतना ज्यादा अच्छा मिट्टी वहां के, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं की मिट्टी हमारे बिहार जितना अच्छी है। लेकिन एक चीज की दिक्कत है, वहां पर नदियां नदियां हर साल फसल को बर्बाद करती हैं। इसका मतलब क्या है भाई, कि वहां वाटर को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा सिस्टम नहीं है। दूसरी चीज भाई, इन पानियों से बचेंगे कैसे? अदर देशों को बात किया जाए या फिर हमारे कई सारे, जैसे पंजाब में, कर्नाटका में, केरल में अगर थोड़ी सी बाढ़ आ जाती है तो पूरे चैनल ये वो पूरा तबाही मच जाता है। लेकिन वही जब हमारे बिहार की टर्न आती है तो फिर कोई वहां पे नहीं दिखाया देता है। नेता सब बकलोल सबको देखा जाएगा छत के ऊपर से या फिर क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर से चढ़ के और फिर वहां से देखा, हवाई जहाज से देखेगा। तो नीचे उतर के देख तो तुझे पता चलेगा ना, तू ऊपर से देख रहा है, ऊपर से क्या चीज समझ में आएगा तुमको? तो ये चीजें होती हैं। तो हर साल फसल इसकी वजह से क्या हो जाता है भाई, बर्बाद होने का वजह मात्र यही है कि भाई हर साल बाढ़ आ जाना, या कई बार कई जगह पानी ही इतना ज्यादा होता है कि तबाही मच जाता है, कई जगह पानी नहीं पहुंचता जिसकी वजह से फसल खराब हो जाता है। तो ये इसकी रीजन रहती है। और तीसरा मैं बताऊं जो मेजर प्रॉब्लम लगता है वो है पलायन। किसी भी देश की मेन पावर अगर किसी दूसरे जगह जाता है तो वहां की टैलेंट, वहां के पैसे, वहां के इन्वेस्टमेंट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहां पे नहीं पहुंच पाता है। और यही हमारे बिहार के साथ आज भी हो रहा है। जिस दिन ये पलायन रुक जाएगा, जिस दिन लोग अपने बिहार छोड़ करके बाहर जाना छोड़ देंगे, तो उसी दिन से डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब हम लोग क्या है, बिहारी लोग, हम कभी दिल्ली जाते हैं, कहीं पंजाब जाते हैं, हरियाणा, गुजरात, वहां पे हमारे साथ क्या व्यवहार होता है आपने देखा होगा। सबसे बड़ी झटका लगी थी क्या, 2000 में हमारे बिहार को सबसे बड़ा झटका लगा था 2000 में, जब झारखंड अलग हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोयला का सबसे बड़ा खदान यहीं पर है। कहाँ पर? झारखंड में सबसे अधिक कोयला कोयला का खदान सबसे ज्यादा यहीं पर। और सबसे मैं बताऊं तो 50% पावर सोर्सिंग पावर सोर्सिंग की मैं बात करूं तो कट हो गया बिहार से। और यही था सबसे खतरनाक, जिसकी वजह से बिहार की कमर टूटी। और आज भी बिहार शायद उठने की स्थिति में नहीं है, सुधार में नहीं है। हम कह देते हैं बिहार सुधर रहा है, बदल रहा है। कहाँ पे हो तुम अभी? तुम अभी पटना में बैठे हो, शहर में घूम रहे हो ना, इसलिए लग रहा है। कभी विलेज में जाइए, गांव में जाइए, लोकल एरिया में घूमिए, तब आपको पता चलेगा कि वहां की स्थिति क्या है। तो फाइनली भाई मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह की स्थिति हमारे बिहार की है, वो हमें सुधारना होगा, हम सबको मिलकर सुधारना होगा। और जिनके हाथ में पावर है वो इसका सुधार बेटर तरीके से कर सकते हैं। और हम बिहार की से कैसे सुधार सकते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।